चलिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सेट का क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है, इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड में कोई भी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उन सबको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज said to be well defined if we can definitely say whether a given particular object belongs to the collection or not। ठीक है, तो वेल डिफाइन हम किसको बोलेंगे, जो हमारे कुछ कलेक्शन से मतलब मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, वेल डिफाइन का मतलब जो मैथमेटिकली बहुत सारे प्रूफ किया गया है कि मैथमेटिकली वेल डिफाइन का जो मतलब बताया गया है वो क्या होता है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें बोला गया है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। द ऑब्जेक्ट्स इन सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और इट्स एलिमेंट्स और पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि मैंने पहले भी बताया था, सेट का मतलब क्या बोला गया है हमारे डेफिनेशन में, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट का मतलब हमें क्या बताया गया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या बोला गया है, हमें सेट बोला गया। ठीक है, तो अगर हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा सेट है, तो हमें समझना पड़ेगा कि वेल डिफाइंड का मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, जब भी हमें इसमें बताया जा रहा है वेल डिफाइंड, ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब दो चीजें होता है हमारे सेट के अंदर, एक तो होता है डिस्टिंक्ट, ठीक है, दूसरा होता है डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉन रिपीटेबल। ठीक है, कोई चीज रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटेबल, यानी कि कोई चीजें रिपीट नहीं होना चाहिए। और डिस्टिंग्विशेबल मतलब इजीली देख के आइडेंटिफाई कर सके उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टिंग्विशेबल। मतलब दुनिया के हर आदमी के लिए सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो यानी कि अगर हम किसी चीज को सेट बोलते हैं तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीजें साथ में होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। एंड का मतलब क्या, ये भी होना पड़ेगा और ये भी होना पड़ेगा, दोनों चीजें साथ में होना पड़ेगा। जब दोनों चीजें साथ में होगा तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। तो सेट का मतलब एक ऐसा चीज जो तो एक डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दूसरा डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक सेट लिख दूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 3 4, क्या ये हमारा सेट होगा, यस और नो। No, sir. Yes, sir. कैसे सेट होगा, हमें बोला कि वेल डिफाइंड का मतलब होना चाहिए डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल मतलब चीजें क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटेबल होना चाहिए, कोई भी चीजें रिपीट नहीं करना चाहिए। और हम अगर इस सेट में देखेंगे तो मेरा 3 जो है 2 बार रिपीट कर रहा है, सो दिस इज नॉट सेट। ठीक है, ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि 3 रिपीट्स, 3 जो है वो रिपीट कर रहा है। जब 3 हमारा रिपीट करता है तो यानी कि कोई भी नंबर हमारा रिपीट करता है तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, हम एक और सेट ले लेते हैं, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि चीजें डिस्टिंक्ट है या नहीं है, क्या ये डिस्टिंक्ट है, क्या कोई चीज, Yes, sir. क्योंकि Yes, कोई sir. भी चीजें इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए ई आई ओ यू, सारा का सारा अलग अलग नंबर है, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। जब नंबर रिपीट नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट, यानी कि ये तो डिस्टिंक्ट है। तो पहला वाला ये पास हो गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, क्या ये डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल मतलब दुनिया के हर आदमी देख के इसको पहचान सके, सबके लिए सेम हो। अगर मैं बोलूं ए बी सी डी ई एफ जी करके पूरा का पूरा जेड तक लिख दूं, तो अगर मैं दुनिया के किसी भी आदमी को भी दिखाऊं, चाहे अमेरिका के आदमी को दिखाऊं, चाहे मैं जर्मनी के आदमी को दिखाऊं, चाहे मैं इंडियन को दिखाऊं, या फिर चाहे मैं किसी भी चाइनीज को दिखाऊं, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पूछूंगा ये क्या है, तो सबके लिए वो समान होगा कि वो बोलेगा कि एबीसीडी ये इंग्लिश लेटर अल्फाबेट है। ठीक है, इंग्लिश का अल्फाबेट है। तो यानी कि ये सबके लिए सेम है, डिस्टिंग्विशेबल है, हर कोई देख के इसको पहचान सकता है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट है। तो यानी कि ये डिस्टिंक्ट भी हो गया और डिस्टिंग्विशेबल भी हो गया, डिस्टिंक्ट भी हो गया और डिस्टिंग्विशेबल भी हो गया। ये दोनों चीजें साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए। जब दोनों चीजें कोई चीज साथ में सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो वो हमारे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि किसी चीज को सेट बोलने के लिए हमारे पास दो चीजें होना चाहिए, दोनों चीजें क्या है, एक तो डिस्टिंक्ट, दूसरा डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो ये था हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट।
और जो सेट के अंदर जो लिखा गया जैसे A, E, I, O, U, ये सारे के सारे जो चीजें लिखा गया उसको हम लोग बोलते हैं या तो मेंबर्स या तो एलिमेंट्स या फिर पॉइंट्स। आया समझ में? तो यानी कि अगर मुझे बोला जाए कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट या फिर मेंबर्स ऑफ द सेट, तो वो क्या हो जाएगा A, E, I, O, U। अगर इस सेट का एलिमेंट्स हमें पूछा जाए कि एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर, तो बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। ठीक है, इसका तीन नाम होता है, या तो एलिमेंट्स भी बोला जाता है, या तो मेंबर्स भी बोला जाता है, या फिर पॉइंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, which denotes the set by capital letter। जनरली सेट जो होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर ए बी सी डी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो सेट था ये सेट बी था, और बी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। If A is an element of set A, then we write A is an element of A, which means that A belongs to A or is an element of A. If it does not belong to A, we write this। ठीक है, चलिए इस चीज को समझाते हैं कि ये क्या चीज दिया गया है। हम लोग सेट में क्या करते हैं, एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू सिंबल। ठीक है, बिलोंग्स टू सिंबल। सेट में हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू सिंबल, और ये जो सिंबल होता है ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं एक सेट लिख दूं ए, ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट लिख दूं ए कोमा बी कोमा सी, और एक दूसरा एलिमेंट सेट लिख दूं बी, और उसके अंदर मैं सेट एलिमेंट लिख दूं एक्स कोमा वाई कोमा जेड। हमें पता है कि ए बी सी जो है वो किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होगा, इसको क्या, इस सिंबल का मतलब क्या हो जाएगा, इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ। इस सिंबल का नाम होता है इज एन एलिमेंट ऑफ, या फिर इज बिलोंग्स टू। ठीक है, या फिर इसको बिलोंग्स टू सिंबल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया गया तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, स्मॉल लेटर ए इज एन एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट है, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल लेटर ए। या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, यानी कि हमारे पास ए को कौन कौन बिलोंग कर रहा है, बी भी बिलोंग कर रहा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, सी भी सेट बी ए को बिलोंग कर रहा है तो सी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बी को देखें तो बी हमारा क्या है, एक्स वाई जेड, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू बी क्योंकि x जो है b का एलिमेंट है, y ऑल्सो बिलोंग्स टू b क्योंकि y जो है वो भी b का एलिमेंट है, z ऑल्सो बिलोंग्स टू b क्योंकि z जो है वो भी b का एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर हमें पूछा जाए या फिर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या ये जो स्मॉल लेटर a है, क्या ये a का एलिमेंट, सॉरी ये b का एलिमेंट है, स्मॉल लेटर a क्या b का एलिमेंट है, b के अंदर कोई स्मॉल लेटर a जैसा एलिमेंट दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा एलिमेंट सिंबल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि ए जो है वो बी का एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, बिलोंग्स टू सिंबल लिख के उसको काट देंगे। उसको काट देने का मतलब क्या हो गया, इज डज नॉट बिलोंग्स टू, इज डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, और नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, नॉट एन एलिमेंट ऑफ, यानी कि अब ये सिंबल अगर कहीं पे लिखा गया तो इसको किस तरीके से रीड किया जाएगा, इसको रीड किया जाएगा कि ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, या फिर ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिखा जाएगा। यानी कि ये जो स्मॉल लेटर ए है वो बी का एलिमेंट नहीं है। तो यानी कि अगर मैं देखूं जो स्मॉल लेटर बी है वो भी बी का एलिमेंट नहीं है, जो स्मॉल लेटर सी है वो भी बी का एलिमेंट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक्स वाई जेड की बात करूं तो एक्स जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है, वाई जो है वो भी ए का एलिमेंट नहीं है, और जेड जो है वो भी ए का एलिमेंट नहीं है। तो ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल का मतलब समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल के बारे में था। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा कि सेट किसे कहा जाता है, सेट का डेफिनेशन क्या होता है,
फिर दूसरा चीज हमने पढ़ा कि बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल के बारे में, वो क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सेट का आप कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे सेट का एग्जांपल अगर पूछा जाए, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स नेमली ए ई आई ओ यू, सो द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज ए सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ये चीजें डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है, एंड डिस्टिंग्विशेबल भी है, ठीक है। जो चीजें डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है। अब बोला जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10 जो कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है क्या आएगा, 1 3 5 7 और 9। अब 1 3 5 7 और 9 सारा का सारा डिस्टिंक्ट है क्योंकि कोई भी चीजें रिपीट नहीं कर रहा है, और ये दुनिया के किसी भी आदमी को दिखाऊंगा, किसी को भी दिखाऊंगा, सबके लिए क्या होगा, हमारा सेट ही होगा, ठीक है, सबके लिए सेम ही होगा। तो सो दिस इज डिस्टिंग्विशेबल ऑल्सो, तो ये हमारे क्या है, डिस्टिंग्विशेबल भी है, ठीक है। दूसरा चीज, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, लेस देन 20 प्राइम नंबर्स क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो ये क्या है, हमारा डिस्टिंक्ट भी है क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, और डिस्टिंग्विशेबल है क्योंकि नंबर को देख के तो कोई भी पहचान सकता है, ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विशेबल भी है, ठीक है। अब बोला जाता है कि ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, तो उसका क्या आ रहा है, -2 और 3। तो -2 और 3 कैसा नंबर है, एक तो -2 और 3 डिस्टिंक्ट है क्योंकि दोनों में कोई चीज रिपीट नहीं कर रहा है। दूसरा, -2 और 3 जो है डिस्टिंग्विशेबल भी है, दुनिया के किसी भी आदमी को दिखाऊंगा तो वो सब आसानी से पहचान जाएंगे कि ये -2 है, -3 है, तो ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। उसके बाद बोला जाता है द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया इज क्लियरली ए वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज ए सेट, क्योंकि अगर हम इंडिया में देखेंगे तो सारे के सारे रिवर जो है अलग अलग है, कोई भी दो जगह पे सेम रिवर हो सकता है, ये नहीं बोलना है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये इंडिया का मैप हो गया, मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक रिवर पास कर रहा है, यहाँ से एक रिवर पास कर रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। अब हो सकता है कोई स्टेट यहाँ पे हो, कोई स्टेट यहाँ पे हो, तो कोई ये नहीं बोलना, ये नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ ये यहाँ पे भी ये सेम रिवर है, इस स्टेट के लिए भी सेम रिवर है, इस स्टेट के लिए भी सेम रिवर है, तो इस तरीके से चीजें नहीं बोलना है, ठीक है। हमारे पास क्या चीजें है, ध्यान से समझिएगा कि यानी कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिवर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये कंप्लीट रिवर जो हो गया वो इंडिया में एक ही होगा। फिर मान लेते हैं दूसरा रिवर यहाँ से कहीं पे आया, यहाँ से कहीं से आया, तो ये भी हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा एक अलग रिवर होगा। तो अलग अलग रिवर जब मिल रहा है, अलग अलग रिवर जब आ रहा है, तो हर इंडिया में पूरा का पूरा हर रिवर अलग अलग होगा, होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं ये रिवर हमारा गंगा है, ठीक है, दूसरा रिवर हमारा ब्रह्मपुत्र है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दो अलग अलग रिवर है कि नहीं अलग अलग, और गंगा और ब्रह्मपुत्र डिस्टिंक्ट हो गया, यानी कि कोई एक रिवर बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, दोनों रिवर अलग अलग हो गया। दूसरा चीज, दुनिया के किसी भी आदमी को दिखाऊंगा तो सबके लिए वो रिवर वही होगा ना, गंगा मेरे लिए गंगा का जो पानी है वो दुनिया के किसी भी आदमी के लिए वही गंगा का पानी होगा। आया कि नहीं आया समझ में, तो यानी कि वो डिस्टिंग्विशेबल भी होगा सबके लिए सेम। और देखिए इधर एग्जांपल भी दिया हुआ है, रिवर गंगा बिलोंग्स टू दिस सेट व्हाइल रिवर नाइल डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ इंडिया के रिवर के, नाइल कहाँ पे लाई करता है, रिवर नाइल कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट पे आता इजिप्ट, है, इजिप्ट कौन से कॉन्टिनेंट पे आता है, नाइल, अफ्रीका। अफ्रीका, तो ये नाइल कहाँ पे आता है, अफ्रीका पे आता है। इंडिया कहाँ पे आता है, एशिया में आता है, ठीक है। दूसरा देखिए, बोला गया द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट, इस जिसको समझ जाएगा, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब बोला जाता है कि यहाँ पे एक आदमी है ए, इस आदमी का नाम है ए, और यहाँ पे एक आदमी है, चलिए यहाँ पे ग्रीन कलर का आदमी है, उसका नाम है बी, ठीक है। अब ए को बोला जाता है कि मिस्टर ए आप जाइए, आप जाके क्या कीजिए, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को ढूंढ के लेके आइए। अब हो सकता है ए, मिस्टर ए जिसका किताब पढ़ता होगा वो उसी को मोस्ट टैलेंटेड बोलेगा, ठीक है। मान लेते ये हैरी पॉटर का किताब पढ़ता है तो जेके रावलिंग को पकड़ के लेके आएगा। उसके बाद मान लेते हैं ये कोई भी और दूसरा कोई भी डैन ब्राउन नाम का कोई राइटर है, उसको पकड़ के लेके आता है, ठीक है। अब मान लेते हैं मिस्टर बी इंडिया में रहता है, उसको बोला जाता है कि आप कोई भी टैलेंटेड राइटर को पकड़ के लेके आइए, तो मिस्टर बी मान लिया जाके अमित त्रिपाठी को लेके आ गया, ठीक है, मिस्टर बी जाके अमित त्रिपाठी को लेके आ गया। फिर मिस्टर बी जाके ये क्या कोई एक राइटर है सी डोयल के नाम से, उसको पकड़ के लेके आया, ठीक है। अब मिस्टर ए के लिए जो भी टैलेंटेड राइटर था वो
अलग आदमी हो गया, मिस्टर बी के लिए जो टैलेंटेड राइटर का सेट था वो अलग हो गया, यानी कि सेट ए और सेट बी अलग अलग हो गया, जबकि सेम चीज पूछा गया है कि ओ सॉरी, हाँ इंडिया का मान लेते हैं, इंडिया का ही है, ठीक है। तो मिस्टर ए को बोला गया है, तो मिस्टर ए जाके अपना अलग टैलेंटेड राइटर लेके आया, मिस्टर बी जाके अपना एक अलग टैलेंटेड राइटर लेके आया, तो सबके लिए सेम नहीं हुआ। ए वाला जो आदमी है उसके लिए अलग सेट निकल के आ रहा है, बी वाला जो आदमी है उसके लिए अलग सेट निकल के आ रहा है। डिस्टिंक्ट तो है कि जेके रावलिंग अलग आदमी होगा, डेन ब्राउन अलग आदमी होगा, अमिश त्रिपाठी अलग आदमी होगा, सी डोयल अलग आदमी होगा। तो हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा, डिस्टिंक्ट तो है लेकिन डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। डिस्टिंग्विशेबल नहीं है का मतलब ए के लिए डिफरेंट आ रहा है, बी के लिए डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं दुनिया में इंडिया में दो आदमी को पिक करूं तो दोनों आदमी के लिए अलग अलग डेफिनेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। बट हमारे हिसाब से डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होना चाहिए, दुनिया के हर आदमी के लिए सेम होना चाहिए, चाहे इंडिया का आदमी हो, पाकिस्तान का आदमी हो, चाहे चाइना का आदमी हो, चाहे बांग्लादेश का आदमी हो, चाहे इंडोनेशिया का आदमी हो, कहीं का भी आदमी हो, सबके लिए सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे हर आदमी के लिए अलग अलग राइटर निकल के आएगा, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग सोच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मोस्ट टैलेंटेड, सबसे ज्यादा टैलेंटेड अगर पूछा जाए, ठीक है, तो वही चीज हो जाता है कि इसमें क्या इमोशन जुड़ गया कि तुम्हारे लिए मोस्ट टैलेंटेड कौन सा है, ये स्पेसिफाइड हो गया हर आदमी के लिए अलग अलग। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन आता है तो वो हमारा कभी सेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सेट के लिए मतलब क्या, बायस्ड होना चाहिए हमेशा, ठीक है, कि यानी कि सेट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हर आदमी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। सिंस नो रूल हैज बीन गिवन फॉर डिसाइडिंग वेदर द गिवन राइटर्स आर टैलेंटेड और नॉट, ऐसा कोई रूल नहीं है कि गिवन राइटर्स टैलेंटेड होगा, कि ये 50 बुक लिखेगा तब टैलेंटेड होगा या 100 बुक लिखेगा तब टैलेंटेड होगा, ऐसा कोई मेजर करने का, टैलेंट मेजर करने का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको सेट नहीं बोला जाएगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, जब भी इस तरीके की चीजें आए ध्यान से देखिएगा, मोस्ट, ठीक है, या फिर बेस्ट या फिर फेवरेट या फिर वर्स्ट, इस तरीके की चीजें जहां पे इमोशंस आने लगते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारा सेट नहीं हो पाता है, ठीक है। अब पूछा गया है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट, क्यों नहीं है। मान लेते हैं ए जो है वो स्नेक से डरता होगा, बी जो है वो टाइगर से डरता होगा, इसको स्नेक से डर लगता ही नहीं है। बहुत सारे आदमी होते हैं, आप लोग डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखे होंगे कि सांप से खेलते रहता है, सांप को उठा लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। तो यानी कि बहुत आदमी के लिए सांप जो है डेंजरस आदमी, एनिमल डेंजरस नहीं है, और बहुत लोगों के लिए टाइगर डेंजरस है, और बहुत लोगों के लिए टाइगर डेंजरस नहीं है, ठीक है। तो उसीलिए क्या होता है, इसको भी क्या, इसको मेजर करने का कोई इसको भी टूल है नहीं कि ये डेंजरस मतलब, मोस्ट डेंजरस मतलब कितना डेंजरस, किस चीज का, आदमी को जान से मार देना, आदमी को आधा मार देना, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करते जाता है, यानी कि ये सबके लिए सेम नहीं है। तो जब चीजें सबके लिए सेम नहीं है मतलब डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, जब चीजें डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलते। सिंस नो रूल हैज बीन गिवन फॉर डिसाइडिंग वेदर ए गिवन एनिमल इज डेंजरस और नॉट, ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो मेजर करके बता दे, या फिर ऐसा कोई तरीका नहीं है जो मेजर करके बता दे कि ये डेंजरस है या नहीं। The collection of 5 most renowned mathematicians of the world is not a set. ध्यान से समझिएगा, since there is no criterion for deciding whether a mathematician is renowned or not. ठीक है, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई रामानुजन का मैथमेटिक्स सॉल्व कर देगा तब रिनाउन होगा, या कोई अपना 50 थ्योरम लिख देगा तब रिनाउन होगा, ठीक है। तो जिस चीज का हमें कोई भी रिनाउन नाम का मतलब मेजर करने का इस तरीके का कोई तरीका नहीं है तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते। The collection of all beautiful girls of India is not a set since their term beautiful is vague and it's not well defined. ठीक है, मतलब beautiful का मतलब फिर से क्या हो गया, सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो किसी को कोई और ब्यूटीफुल लगता होगा, किसी को कोई और ब्यूटीफुल लगता होगा, तो हर आदमी के लिए ब्यूटीफुल का डेफिनेशन अलग अलग है। हर माता पिता के लिए अपने बच्चे ब्यूटीफुल लगते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि ये ब्यूटीफुल जो है, मोस्ट ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटीफुल टाइप की चीजें, वो भी हमारा सेट नहीं है, क्योंकि सबके लिए डेफिनेशन जो है वो अलग अलग बनता जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली रिच पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपल, यंग मैन डू नॉट फॉर्म सेट, क्योंकि मान लेते हैं मैं बोला कलेक्शन ऑफ ओल्ड पीपल, अब कोई समझता होगा कि 30 से ज्यादा एज मतलब बुढ़ा, कोई समझेगा 50 से ज्यादा एज मतलब बुढ़ा, कोई वो सोचेगा 60 से ज्यादा एज मतलब बुढ़ा। तो यानी कि हर आदमी के लिए डेफिनेशन अलग अलग हो जा रहा है, सबने का सोचने का तरीका सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो जा रहा है। जब सबके लिए कोई तरीका सेम होगा, सबके लिए कोई चीज सेम होगा, तभी वो डिस्टिंग्विशेबल होगा। तो ये सारे के सारे डिफरेंस थे डिस्टिंग्विशेबल का। हाउएवर ब्लाइंड पर्सन, डम पर्सन, लिटरेट पर्सन, रिटायर्ड पर्सन आर फॉर्म सेट्स, क्यों, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन तो सबके लिए सेम होगा ना। अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ ब्लाइंड पर्सन ऑफ हाजीपुर,
तो क्या होगा, हाजीपुर के सारे अंधे जो मेरे लिए अंधे होंगे वो बाकी सबके लिए भी अंधे होंगे, रादर देन कोई एक्टिंग ना कर रहा हो, हम जेन्युइन चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। डम पर्सन मतलब जो बोल नहीं सकता, इलिटरेट पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं, हाँ इसका तो डेफिनेशन है ना कि जो कभी स्कूल गया ही नहीं वो इलिटरेट पढ़ा लिखा नहीं है। रिटायर्ड पर्सन, हाँ नौकरी, उसका नौकरी खत्म हो गया, वो रिटायर्ड है, वो सबके लिए रिटायर्ड है वो, ठीक है, आए कि नहीं समझ में। तो इस तरीके की चीजें सेट होगा, बाकी चीजें सेट नहीं होगा, यानी कि सेट होने के लिए हमारे पास डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए और हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल भी होना चाहिए। जब चीजें डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल साथ में होगा तो उस केस में हम उसको सेट बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको सेट नहीं बोलेंगे। तो थोड़ा भी आप लोगों को 10%, 90% या 100% कुछ ना कुछ चीजें समझ में आया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई ए सेट, यानी कि किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से लिख देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी कि सेट को दर्शाने का, डिस्क्राइब करने का क्या क्या तरीका होता है। उसमें हमारे पास दो मेथड होता है, ठीक है। देयर आर टू मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग सेट या फिर टू मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, दोनों सेम नाम है, ठीक है। Under this method we list all the members of this set within braces। इस ब्रैकेट का क्या नाम होता है, ब्रेसेस, एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। यानी कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी मेंबर्स है, मेंबर्स का मतलब क्या होता था मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आप लोगों को याद होगा। मेंबर्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया या फिर पॉइंट्स हो गया, उसका मतलब उसके अंदर जो सारी चीजें लिखा जाता है, ठीक है, मैंने बताया भी था। एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स, इसको हम लोग मेंबर्स भी बोल सकते हैं ऑफ सेट BRAEIOU, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा सेट का एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Which of the following sets, write the each of the following sets in roster form, ठीक है। सबसे पहले ई सेट को देखते हैं। बोला गया सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। क्या कोई मेरे को बता पाएगा 24 के फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टर्स का मतलब 24 को हम लोग कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बताइए। 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 8, 24, हाँ 8, 12 and 20. 24, ठीक है। तो इन सारे नंबर से हम लोग किसको डिवाइड कर सकते हैं, 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे किसके फैक्टर्स हो गए, 20। हमें पता चल गया 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ठीक है। तो ये के सारे क्या आ गए, फैक्टर्स हो गए। अब इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर को ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा ब्रेसेस हो गया और सबके बीच में कॉमा रख देंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये मेथड हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर मेथड, ठीक है। अब बी को बोला गया है कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, A number which is divided by 1 and number itself. वेरी गुड। या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं द नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। तो आप मेरे को बताइए 50 से लेके 70 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 53, 53, 50, 59, 61, 53, 67. 59, 61, 67, फिर 63, 63 तो नहीं है। ये सब बस इतना ही है। ओके, और कोई? और कोई बताना चाहेगा प्राइम नंबर्स? नो सर।
53, 59, 61, 67, yes, these are the prime numbers। और इस प्राइम नंबर्स को हमने कौन से फॉर्म में लिखा, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। दो ब्रेसेस के अंदर सारे नंबर्स को लिखा गया है और सबको कॉमा से सेपरेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -3/2 एंड 11/2, बताइए सेट सी क्या होगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3/2 एंड 11/2। -3/2 मतलब कितना, -1.5, ठीक है। और 11/2 का मतलब कितना हो गया, 5.5, ठीक है। -1.5 और 5.5 के बीच में जो इंटीजर्स आएंगे वो इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे होंगे इंटीजर। आप लोग को पता है ना कि नहीं पता है? Yes, sir. तो ये हो गया सेट सी। सेट डी, डी क्या है, सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड के, बताइए। B, C, D, F, बताइए। B, C, D, F, चलिए बताइए। B, C, D, F, G, H, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये तो के बाद हो गया। के बाद हो गया। के बाद आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फॉलो बोलेंगे कि प्रीसीड बोलेंगे? फॉलो। फॉलो। तो प्रीसीड में क्या क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? वोवेल नहीं होना चाहिए ना, तो क्या क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बारे में बोला गया है सारे के, यानी कि कॉन्सोनेंट के बारे में बोला गया है तो ए आई ओ यू को तो हटा देना है, ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो वावेल्स है। सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड के, प्रीसीड के मतलब जो के पहले आते हैं, फॉलो के मतलब जो के बाद आएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, बी, सी, डी, ई नहीं हो सकता, एफ, जी, एच, आई नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, जे होगा। के हो सकता है क्या, नहीं। प्रीसीड के यानी कि के से पहले बोला गया, आया समझ में? जो पहले आएगा उसको प्रीसीड बोला जाएगा, जो बाद में आ जाएगा उसको फॉलो बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला चीज, ई, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, अब देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास क्या क्या वर्ड है, टी आर आई ओ एन ओ एम ई टी आर, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सा लेटर है जो रिपीट कर रहा है, जैसे ओ है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, और कोई चीज रिपीट कर रहा है, टी जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, और कोई चीज रिपीट कर रहा है, टी आर, आर 2 बार रिपीट कर रहा है, और कोई चीज रिपीट कर रहा है, नहीं। तो हमें पता है कि जब भी हमें बोला गया है कि इसका सेट बना के लिखिए, ठीक है। और हमें पता है कि जब भी हम सेट बनाते हैं तो कोई भी चीजें 2 बार रिपीट नहीं करना चाहिए, और बोला गया है कि इस लेटर का पूरा सेट बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस लेटर का पूरा सेट बनाएंगे, लेकिन जो चीज 2 बार आ रहा है ना उसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ई हो गया, ठीक है, सबके बीच में कॉमा, एन हो गया, ई हो गया, बस, और वाई हो गया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, 2 बार टी नहीं लिख सकते हैं, 2 बार आर नहीं लिख सकते हैं, 2 बार ओ नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो सेट नहीं कहलाएगा, चीजें रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें इस इंग्लिश ये सेंटेंस जो है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का अगर मेरे को सेट निकालने के लिए बोला जाए, तो इसमें से जो जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, और जितना एक एक करके पूरा का पूरा सेट को सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, सारा का सारा एलिमेंट को लिख दिया गया, उसको कॉमा से सेपरेट कर दिया गया। आया समझ में? अब बोला क्या है, द सेट ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग 30 डेज। अब मैं चाहूंगा कि ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जनवरी होगा क्या, जनवरी नहीं है, कैसे हो जाएगा जनवरी हैविंग 30 डेज,
होगा कि नहीं होगा? बोलिए। No, sir. क्यों? Because January having 31 days. जनवरी कितना है? 31 डेज। तो क्या क्या 31 days. क्या फरवरी होगा? No. No, sir. फरवरी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? April. अप्रैल और April. हाँ। June. तो August. तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है? तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ यहीं पे। बाकी ये तो लिखने की क्या जरूरत है, ये तो मैं चीजें समझाने के लिए सारा चीज था। तो यानी कि रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, मेन चीज जो भी सेट के एलिमेंट्स है उसको ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और उसको सबको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, सबको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है? दूसरा चीज देखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट बोला गया है। वेल डिफाइंड, we denote the set of all natural numbers, all integers and all rational numbers and all real numbers by n, z, q and r। इस z को जो इंटीजर है उसको i से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? आया समझ में? और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक और चीज, ठीक है? कि हम लोग जो ये रोस्टर फॉर्म लिखते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स in roster form is not important, ठीक है? जो सेट का जो भी मेंबर्स का या फिर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि अगर मैं एक सेट ले लूं, ऐसे लिख दूं 1 2 3 और 4, अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि 1 3 4 और 2, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही चीज होगा, ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं कि 2 को पहले ला देने से या 3 को बाद में ला देने से सेट बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बोथ आर सेम, ठीक है? दोनों क्या है, सेम है। आया समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारा सेट होता है कि नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को हम z या फिर i से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अगला मेथड आता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? Under this method of describing a set, we list the property or properties satisfied by all the elements of the set. We write x और उसके बाद ये कॉलन देके x property has p. We read it as the set of all those x which x satisfy the properties of p. बड़ा खतरनाक सा चीज लिख दिया गया, हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आप लोग का अगर वीडियो बंद हो जाता है थोड़ी देर में, 1 मिनट में, तो वापस से ज्वाइन कीजिएगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग खत्म करके आज का क्लास खत्म करेंगे, ठीक है? ठीक है, ध्यान से देखिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। मान लेते हैं कोई सेट है ए, ठीक है? कोई सेट हमारे पास ए है। तो अगर कोई सेट हमारे पास ए है तो हमने स्टार्टिंग, ऐसा हमने ब्रेसेस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टार्टिंग में जो नंबर लिख दिया गया, पहले जो नंबर लिख दिया गया, चाहे x लिख दूं, x स्क्वायर लिख दूं, m लिख दूं, p लिख दूं, q लिख दूं, r लिख दूं, उससे मतलब नहीं है। a का मतलब हो जाएगा x, ये a का मतलब x, यानी कि ये दोनों सेम चीज है। जो x का वैल्यू होगा वही a का वैल्यू होगा, जो a का वैल्यू होगा वही x का वैल्यू होगा। स्टार्टिंग में यानी कि ब्रेसेस के अंदर स्टार्टिंग में जो चीज लिख दिया गया वही चीज हमारा a को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? सबसे पहला चीज दिमाग में इसको डाल दीजिए, ठीक है? और दोबारा बता रहा हूं, अगर वीडियो ऑफ हो जाता है तो दोबारा से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? तो यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो नंबर लिख दिया गया, ठीक है, स्टार्टिंग में जो नंबर लिख दिया गया वही हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, या तो कॉलन से या फिर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये x लिख दिया गया, उसके बाद x को हम लोग डिफाइन करेंगे कि x है क्या। चलिए मैंने लिख दिया x इक्वल टू 2n, x का मतलब हमने क्या लिख दिया, 2n, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। x का मतलब हमने लिख दिया 2n, ठीक है? और उसके बाद हमने बोल दिया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n, ठीक है? ध्यान से देखिए,
यानी कि जो हमारा ए है पहले जो लेटर लिख दिया गया एक्स, यानी कि ए का मतलब एक्स, एक्स का मतलब ए, ठीक है। उसके बाद हम इस x को डिफाइन करेंगे आगे कि x है क्या। x इक्वल टू 2n है, जिसमें n हमारा नेचुरल नंबर होगा और n लेस देन 3 होगा, हमने ऐसा मान ली, ठीक है। n के प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन कर दिया। अब बताइए कैपिटल N मतलब, अभी हमने पढ़ा था कैपिटल N मतलब क्या होता है। नेचुरल नंबर, बहुत बढ़िया। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ते जाते रहेगा। ये क्या होता है? ये नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अब बताइए n एक नेचुरल नंबर है बट n का वैल्यू लेस देन 3 है, तो n इक्वल टू कितना होगा? 1 2 1 और 2, क्योंकि 3 से छोटा है। अब बोला गया है x इज इक्वल टू कितना है? 2n है, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 होगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया? 2 और 4। x का वैल्यू हमारे पास कितना आया? 2 और 4 आया। जब x का वैल्यू हमारे पास 2 और 4 आया, a का मतलब क्या था? x, तो यानी कि ये सेट हमारा क्या हो जाएगा? 2, 4। आया समझ में? क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? अभी एक क्वेश्चन और करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा सेट ले लेते हैं हम लोग b। b का मतलब हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। b का मतलब हमने क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर, ठीक है। और चलिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। b का मतलब हमने लिख दिया एक्स क्यूब। अब ये कॉलन की जगह कभी कभी ऐसा स्ट्रेट लाइन डैश भी दिखेगा। अब बोला जाता है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x को बोल दिया गया है इंटीजर, ठीक है। और x जो है -2 से बड़ा और 2 से छोटा, ठीक है। चलिए अब b का मतलब, अब देखिएगा सेट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बता दिया था कि स्टार्टिंग में जो पहला जो चीज लिखते हैं वही सेट को डिफाइन करता है। पहला हमने क्या लिख दिया? एक्स क्यूब। अब जो ये बी सेट है, बी सेट का मतलब क्या होगा? एक्स क्यूब। एक्स नहीं, इसमें एक्स लिखा हुआ था इसलिए ए का मतलब हमने एक्स बताया था, बट इस बार एक्स नहीं लिख के क्या लिख दिया? एक्स क्यूब। अब जो एक्स क्यूब का वैल्यू निकलेगा वही बी का वैल्यू होगा। अब उसको एक्स से कोई लेना देना नहीं है, बी को एक्स से कोई लेना देना है, बी को लेना देना है सिर्फ एक्स क्यूब से। जो एक्स क्यूब का वैल्यू निकलेगा वही हमारा बी का वैल्यू होगा, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आगे x क्या है? इंटीजर। इंटीजर कैसा होता है? इंटीजर हमारे पास होता है ऐसे ऐसे करके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जाते रहेगा। यानी कि सारा का सारा नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, ये तीनों चीजें मिला के हमारा क्या बनता है? इंटीजर बनता है, ठीक है। अब बताइए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -2 से बड़ा और 2 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा होगा? -1 1 0 and 1। बस ये तीनों होगा। तो अब बताइए एक्स क्यूब कितना होगा? -1 0 और 1 ही होगा। -1 का क्यूब 1 होता है, 0 का क्यूब 0 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि चलिए मैं इसको थोड़ा सा करके थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, इसको 3 बना देता हूँ, ठीक है। तो इधर ये 2 भी आ जाएगा, तो इधर ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यानी कि b का मतलब क्या था? b का मतलब x नहीं था, b का मतलब x क्यूब था। यानी कि जो पहले लिख दिया जाता है वही चीज। और x क्यूब का वैल्यू कितना निकला? -1 0 1 और 8। तो ये हमारा क्या हो गया? सेट b हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया? इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ध्यान से समझिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में स्टार्टिंग में जो लिख दिया जाता है वही उस सेट का वैल्यू को माना जाता है, ठीक है। आया समझ में? क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आया? आया? Yes, sir. ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मैं एक करके बता रहा हूँ। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया। तो चलिए हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। ए को ए लिख दिया, और ए का मतलब चलिए हम कोई भी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब ये एक्स जो है, एक्स को बोल देता हूं मैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और x को जो है लेस देन 8 बोल देता हूँ। क्या अब मेरा चीजें हो गया? ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बना दिया। क्या लगता है आप लोगों को? बन गया ये?
Yes. हाँ बिल्कुल बन गया है, क्योंकि x को हमने क्या बोला, x हमारा नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू कहाँ से 8 से छोटा है, तो 8 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, ध्यान से देखिए कि राइट सेट बी 1 2 4 7 14 28 इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आप लोग मेरे को ये सेट बिल्डर फॉर्म में बना के दे सकते हैं अभी 2 मिनट के अंदर? ट्राई कीजिए। हाँ बोलिए। So x is such that x belongs to natural number, and so x is such that x is a factor of 28. फैक्टर ऑफ 28, चलिए मैंने ऐसा लिख दिया b इज इक्वल टू x, ठीक है, और x इज फैक्टर ऑफ 28। ठीक है, 28 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, यस, 7 होगा, यस, 14 होगा, यस, करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये वाला बताइए, 2 मिनट का, इसमें भी मैं समय दे रहा हूँ। बताइए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताइए। So x is such that x is equal to 2 to the power n, where n is less than equal to 5. और n इज नेचुरल नंबर। Yes. तो इस बार जो है अगला जो क्वेश्चन है वो मान्या और यूसुफ बोलेंगे। सानिया ने बोल दिया 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए c इक्वल टू c का मतलब हम लोग मान लेते हैं कोई भी x, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। x को मैं मान लेता हूं 2 टू द पावर n, ठीक है, और n क्या होगा, n होगा नेचुरल नंबर, और n क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 5। लेस देन और इक्वल टू 5 भी बोल सकते हैं, या फिर लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं बोलना चाहे तो लेस देन 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि n का पावर 1 2, n का पावर 2 4, n का पावर 3 8, n का पावर 4 16, n का पावर 3 32, सॉरी n का पावर 5 32। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला चलिए यूसुफ ने अगला मान लिया, फिर उसके अगला वाला यूसुफ। चलिए मान लिया, अगला वाला बताइए एग्जांपल नंबर 4 में क्या होना चाहिए? Yes, sir. X such that x such that x is greater than x greater than equal to smaller than equal to minus 6, and greater than equal to 6, where x is integer and divisible by 2. 2 से डिविजिबल वाले नंबर को क्या बोलते हैं? चलिए यूसुफ आप ट्राई कीजिए। ये सही बोली लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। चलिए यूसुफ बताइए क्या कैसे लिखा जाएगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? यूसुफ बोलिए। कहाँ चला गया ये? सर x belongs to integer हाँ, और greater than 7
हैं ये इंटीजर पूरा का पूरा इंटीजर थोड़ी है। इंटीजर अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू इंटीजर, ध्यान से समझिएगा चीजों को, और x ग्रेटर देन -6 बोल दो तो क्या हो जाएगा, -5 -4 -3 -2 -1, ये सारे के सारे चीजें आ जाएंगे। बट इसमें सारे के सारे चीजें वो आ रहा है क्या, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए सानिया बोलिए क्या होना चाहिए। Sir, x is said that x is equal to 2n where n बिलोंग्स टू इंटीजर और n जो होगा क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर और n जो होगा 3 -3 से बड़ा और 3 से छोटा होगा कि नहीं होगा। अब n इंटीजर है और x, आप खुद देखिए ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल है। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। 2 से डिविजिबल मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, कभी भी इवन नंबर होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2n। आप लोग याद कर लीजिए इस चीज को, ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिए। ये सब आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, बट कोई बात नहीं। कोई भी अगर इवन नंबर होता है तो इवन नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2n, और कोई भी ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर को हम लोग लिखते हैं 2n+1 या फिर 2n-1। जहां पे अगर आप इवन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहते हैं, इवन नंबर जहां पे पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। ऑड नंबर चाहे पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो, तो n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। अब देखिए, अब n का वैल्यू 1 रखिए तो 2 बन जाएगा, n का वैल्यू 2 रखिए तो 4 बन जाएगा, n का वैल्यू 3 रखिए तो 6 बन जाएगा, और इधर n का वैल्यू 0 रखिए तो 1 बन जाएगा, n का वैल्यू 2 रखिए तो 5 बन जाएगा, n का वैल्यू 3 रखिए तो कितना बन जाएगा, 6 7 बन जाएगा। उस तरीके की चीज है, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ हमको लाना है तो यहाँ सब इवन नंबर दिख रहा है, लेकिन इवन नंबर पॉजिटिव में भी दिख रहा है और नेगेटिव में भी दिख रहा है। तो x इक्वल टू हमने कितना ले लिया, 2n ले लिया, n बिलोंग्स टू इंटीजर ले लिया, और n का जो वैल्यू है वो -3 के बराबर या फिर उससे बड़ा या फिर 3 के बराबर या फिर उससे छोटा। ठीक है, चलिए इस बार फिर से एक मौका दिया जा रहा है। ठीक है, मान्या बताइए क्या होना चाहिए। 5th वाला एग्जाम्पल, 5th वाला एग्जाम्पल, 2 मिनट का समय है, सोचिए आराम से और आराम से बताइए। बाकी सब लोग भी सॉल्व कीजिए, आप लोगों से भी पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन करने से दिमाग खुलेगा बढ़िया तरीके से। लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगा ये सब में। Yes, sir. बोलिए। X such that x belongs to natural number and divisible by 3, where x is greater than equal to 3 and greater than equal to 18. डिविजिबल बाय 3 हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम ऐसे इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमें मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा। कोई चीज 3 से डिविजिबल है मतलब उसको क्या लिख सकते हैं, 3n लिख सकते हैं ना, ये 3n हो रहा है। कोई चीज 5 से डिविजिबल होगा उसको क्या लिखेंगे, 5n। कोई चीज 7 से डिविजिबल होगा उसको क्या लिखेंगे, 7n। कोई चीज 11 से डिविजिबल होगा उसको क्या लिखेंगे, 11n। अब देखिए ये 3 से डिविजिबल हो रहा है मतलब 3n, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो आया समझ में। तो बहुत याद रखिएगा, 3 से डिविजिबल मतलब 3n, 5 से डिविजिबल मतलब 5n, 7 से डिविजिबल मतलब 7n, 11 से डिविजिबल मतलब 11n। चलिए चलिए, तो फिर मैंने मान लिया कि 3 से डिविजिबल है मतलब उसको क्या लिखेंगे, 3n लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। a का मतलब x और x इक्वल टू 3n। उसके बाद n के बारे में क्या बताएंगे, N belongs to natural number. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कितना, कितने से बड़ा कितने से छोटा, N is less than equal to 6. लेस देन इक्वल टू 6 या फिर लेस देन 7 भी। वेरी गुड, अब सही हो गया, आया समझ में। Yes. चलिए सानिया का हो गया, मान्या का हो गया। अब अगला बारी यूसुफ का है, ठीक है, और उसके बाद आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए यूसुफ बताइए।
ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो किस तरीके से होना चाहिए? 2 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट बताइए। सब लोग करते रहिए, ऐसा नहीं है कि यूसुफ से पूछा है तो यूसुफ ही बताएगा। आप लोग सॉल्व कीजिए, जब आप लोगों से पूछा जाएगा, यूसुफ अगर नहीं बता पाया तो फिर आप लोगों को बताना पड़ेगा। सोचिए उसका पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, उसका पैटर्न किस तरीके से चल रहा है आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। सर x इज इक्वल टू नहीं है सर, ये नहीं। ये नहीं होगा। चलिए Sir, बताइए। may I? हाँ नहीं सबको मौका, उसको पहले मौका दे लेते हैं, उसको ट्राई करने दीजिए, ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे, उसको ट्राई करने दीजिए एक बार। हाँ यूसुफ बताइए फटाफट। क्या हो रहा है देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर 1 नीचे 2 फिर 2 फिर 3, यानी कि ऊपर जो नंबर आता है नीचे उसका एक बढ़ जाता है, तो कैसे लिख सकेंगे इसको? N by N plus 1. वेरी गुड, चलिए आखिरकार मतलब n बाई n प्लस 1, वेरी गुड। और n क्या होगा? नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। और n कहां से कहां तक जाएगा? N 8 तक लग जाएगा. हाँ तो यानी कि 9 से छोटा, Less than 9. लेस देन 9 या फिर लेस देन और इक्वल टू 8। तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऊपर 1 नीचे 2, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो नीचे ऊपर 2 नीचे 3, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ऊपर 3 नीचे 4। आया समझ में आप लोगों को कैसे हुआ ये? यस सर, समझ गया सर। सबको समझ में आया ना कि कैसे किया जा रहा है ये सारी चीजें? इसमें बस थोड़ा सा लॉजिकल चीजें हमें मांग रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे एग्जांपल 7 8 9 है, और कुछ कुछ क्वेश्चन फिर आपको क्या देगा कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी है, मैं अभी कोई भी आप लोग को शीट नहीं दे रहा हूँ, अभी बस इजी इजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमारे दिमाग पूरा सेट हो जाए सेट में, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आया सेट क्या था, कैसे क्या था, दिमाग में फिट हुआ आप लोगों का सेट के बारे में? चलिए ठीक है। तो सेट को एकदम अच्छे से पढ़ना है। हमने लॉग पढ़ा, सबसे पहले लॉग को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। तो मैं सेट का क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा, और इसको बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा, अच्छा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा नोट्स बना के बढ़िया का बढ़िया सारा क्वेश्चन, सारा ये सब चीजें, बिलोंग्स टू सिंबल, डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल, सारा ये सब लिख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। और लिखने के बाद ये सारा असाइनमेंट के फॉर्म में सबमिट कीजिएगा अलोंग विद दिस क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग आईआईटी का तैयारी करते हैं तो, ठीक है। और ये आगे जाके कहीं ना कहीं हमेशा काम आता है, ये कभी बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.